हेलो बच्चों, लास्ट टाइम के वीडियोस में आप लोग पढ़ रहे थे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स एंड उसमें भी आप लोगों ने एक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। इवन हम लोग दूसरे टाइप की हेडिंग में थे, रिएक्शन ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। नाउ रिएक्शन ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है और वो है पेरोक्साइड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। पेरोक्साइड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी के बाद हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन। अब ईथर का ऑक्सीडेशन बहुत ही स्पेशल कंडीशन में होता है। ऐसे ईथर्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ वही आप लोगों को ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी देता है। नाउ अल्फा हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? तो अल्फा कार्बन के ऊपर रहने वाला हाइड्रोजन, बराबर। अब अल्फा कार्बन किस फॉर्म में रहता है, उसके ऊपर आपको ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। सपोज करिए कि अल्फा कार्बन अगर इस टाइप के फॉर्म में है, मीन्स CH2 के फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एंड इफ अगर कभी अल्फा कार्बन ये इस टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू द कीटोनिक ग्रुप। अगर कभी अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे केस में उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सोचिए जरा, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा ईथर है, दैट इज CH3 CH2O CH2 CH3, ये देखिए अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब इसका अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन कैरी आउट करा है बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, ये मिक्सचर के साथ अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा है, तो मैंने आपको बताया कि अल्फा कार्बन अगर CH2 के फॉर्म में, तो वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? COOH। तो सर ये भी CH2 के फॉर्म में, ये भी CH2 के फॉर्म में, मतलब ये भी COH में कन्वर्ट होगा, ये भी COH में कन्वर्ट होगा। हाँ, तो प्रोडक्ट सोचिए, CH3COOH, एक एसिड बनेगा, ये इस साइड से भी दूसरा एसिड बनेगा, वही दैट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नाम आप लोग इथेनोइक एसिड भी देते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग दूसरे टाइप का कोई ईथर लेते हैं, चलो मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा ईथर है, तो इसके ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचिए। तो अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा? तो सर ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ओके, एंड ये CH2 के फॉर्म में और ये सिर्फ CH के फॉर्म में। तो CH2 के फॉर्म में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। एंड ये CH के फॉर्म में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोनिक, मतलब इस साइड से एसिड मिलेगा, इस साइड से मिलेगा कीटोन। तो दो कार्बन वाला एसिड कौन सा? दैट इज एसिटिक एसिड, अभी देखा। एंड इन दैट केस अगर CH ग्रुप CO में कन्वर्ट हुआ, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एसीटोन। तो ये ईथर की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, आपको सिर्फ अल्फा कार्बन की तरफ फोकस करके रखना है। अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है और वो CH2 के फॉर्म में है, तो वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन द कीटोनिक ग्रुप। देन इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ एसिड्स। अगर हम लोग ईथर के बारे में सोचे, तो ईथर जो है ये है लेविस टाइप के बेस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एसिडिक कंडीशन में इनका रिएक्शन अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि मैं यूज़ करता हूँ डाइइथाइल ईथर एंड इसका रिएक्शन मैं लगाता हूँ HCl के साथ, देखिए ये तो ऐसा होता है। तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ईथर, मैंने C2H5 को ब्रैकेट में से बाहर निकाल के रख दिया, यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, तो यहाँ अगर H ऐड हो गया तो यहाँ पर रहेगा Cl, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? तो ये हो जाएगा डाइइथाइल ऑक्सोनियम आयन है और क्लोरीन साथ में है, इसलिए इसे आप लोग कहेंगे क्लोराइड।
सिमिलर काइंड ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय सल्फ्यूरिक एसिड। वहां पर आपको मिलेगा डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि HSO4 ये वाला एनायन जुड़ा रहेगा। अगर हम लोग इसका रिएक्शन एक और टाइप के एसिड के साथ करके देखें, दैट इज रिएक्शन विथ लेविस एसिड्स, तो ये लेविस एसिड्स के साथ भी रिएक्शन देते हैं। एंड जब ये लेविस एसिड्स के साथ रिएक्शन देते हैं तो आने वाले जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, इन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है इथरेट्स। इससे आप लोग क्या कहते हैं, इथरेट्स बनते हैं। यहाँ पर कैसे बनते हैं जरा सोचिए। डाई इथाइल ईथर ये कंपाउंड है, एंड इफ मैंने मोस्ट कॉमन लेविस एसिड यूज किया BF3, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो वी नो दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये कि हमें जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो जाएगा ऐसा इथरेट, जिसे आप लोग इथरेट कहते हो डाई इथाइल ईथर का, लेकिन किसके साथ, तो BF3 के साथ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ। ये ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट के साथ भी इथरेट बनाता है। देखिए, अगर आप लोगों ने डाई इथाइल ईथर का रिएक्शन कैरी आउट किया विथ RMgX, ये मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि डाई इथाइल ईथर के दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट हुआ एंड ये दूसरा मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट हुआ, तो ये भी इथरेट हो गया। तो ये जो रिएक्शन है इन दोनों रिएक्शन में, दैट इज रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4, इसमें अगर हम लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि इसमें लेविस बेस का कैरेक्टर क्लियर होता है ईथर्स का। देन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। ईथर्स हमें पता है सिंपल भी है एंड मिक्स भी है। अगर हम लोग सिंपल ईथर की बात करें तो ये हो गया सिंपल ईथर, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोग दे सकते कुछ ऐसा, डाइथाइल ईथर। एंड मिक्स ईथर को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ ऐसे, ये देखिए इथाइल मिथाइल ईथर। इसका रिएक्शन जब हम लोग PCl5 के साथ कैरी आउट करते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ड्यूरिंग दैट केस इसका क्लोरीनेशन होकर हमें अल्काइल क्लोराइड मिलता है। देखो, अगर हम लोगों ने इन बॉन्ड्स को यहाँ से तोड़ दिया और क्लोरीन के साथ जोड़ दिया तो RCl ये कितना बना, ट्वाइस, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है, दैट इज अल्काइल क्लोराइड। अब क्या बचा, इसमें 2 क्लोरीन कम हो गए, 3 बचे, एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन। इन तीनों को जोड़ के देखो, POCl3 दैट इज फॉस्फोरिल क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसे आप लोग कहते हो। सिमिलरली एग्जाम्पल को देखिए, अगर आपने ये रिएक्शन डाइथाइल ईथर के ऊपर अप्लाई कर दी तो क्या आप लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दैट इज इथाइल क्लोराइड रिलीज हो गया POCl3। नाउ इफ आपने अगर यूज किया मिक्स ईथर को अगर यूज करें तो क्या होगा, तो यू विल ऑब्जर्व कि 2 अलग अलग क्लोराइड्स बनेंगे, एक क्लोराइड ऐसा बनेगा, एक क्लोराइड इसका बनेगा। तो यू विल गेट RCl प्लस R-Cl एंड बाय प्रोडक्ट में आ गया POCl3। मतलब ये कि जब आप लोग यूज़ करेंगे मिक्स ईथर को तो 2 अलग अलग क्लोराइड्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अप्लाई करिए मिथॉक्सी ईथेन है, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर। इसका रिएक्शन अगर आपने PCl5 के साथ करा दिया तो यू विल गेट C2H5Cl, एक इथाइल क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड कौन सा बनेगा, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, एंड यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा, POCl3। ये भी एक रिएक्शन है ईथर के लिए। देन इसके बाद एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड,
रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन दे सकता है। नाउ एसिटिल क्लोराइड की बात करें तो एसिटिल क्लोराइड क्या है, तो CH3COCl है। एंड इफ मैंने इसका रिएक्शन लगाया सिमेट्रिकल ईथर दैट इज डाइथाइल ईथर के साथ, दिस इज डाइथाइल ईथर, तो ड्यूरिंग दैट केस हमें ईस्टर मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ से ये प्रोडक्ट बाहर निकलता है। सोचो जरा, इथाइल क्लोराइड अगर रिलीज हो गया C2H5Cl तो CH3CO OC2H5 दैट इज CH3COOC2H5, so therefore this is called as ethyl acetate एंड यहाँ से रिलीज हो गया C2H5Cl है। ये ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को मिल सकता है। अब ईथर की अगर रिएक्शन को देखें तो ईथर के हम लोग और भी रिएक्शंस को देख सकते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ HX, काफी कॉमन रिएक्शन है रिएक्शन विथ HX। वी नो दैट HX मीन्स हाइड्रोजन हलाइड होता है। नाउ हाइड्रोजन हलाइड्स की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड भी होता है। हाइड्रोजन हलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर देखें तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन आता है नंबर HBr का, देन आता है HCl का एंड देन आता है HF का। ऐसा ऑर्डर हम लोगों ने इसके पहले भी कभी देखा होगा जब हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ हाइड्रोजन हलाइड के साथ अगर ईथर का रिएक्शन करे तो सिंपल ईथर अलग तरीके से रिएक्शन देगा, मिक्स ईथर अलग तरीके से रिएक्शन देगा। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोल्ड कंडीशन में अलग प्रोडक्ट मिलता है एंड हॉट कंडीशन में अलग प्रोडक्ट मिलता है। इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं दैट इज रिएक्शन विथ कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड HI, कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड HI, एंड इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं अबाउट सिंपल ईथर्स। अगर सिंपल ईथर्स के साथ हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करें तो क्या होगा, सोचिए। सिंपल ईथर का अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वी नो दैट C2H5OC2H5, दिस इज सिंपल ईथर। वी नो दैट इथॉक्सी इथेन है, दैट इज डाइथाइल ईथर है, एंड इसका रिएक्शन अगर हमने HI के साथ करने के लिए रखा इन कोल्ड कंडीशन तो यू विल ऑब्जर्व कि HI के साथ रिएक्शन अगर करें तो सर इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं, हाँ, या फिर यहाँ से ऐड अगर करते तब भी वही रिएक्शन होती। इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें देखिए एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का मिला तो दूसरा जो मॉलिक्यूल आपको मिला वो मिला इथाइल आयोडाइड का। तो सिमेट्रिकल ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा करस्पॉन्डिंग आयोडाइड। लेकिन मिक्स ईथर के साथ अगर ये रिएक्शन करें तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दैट इज मिक्स्ड ईथर। अगर मिक्स्ड ईथर की बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल ये है ही है, देखिए यह है मिक्स्ड ईथर, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर और मिथॉक्सी इथेन। ये मिक्स ईथर है, इसमें ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है। इस रिएक्शन में आप लोगों को प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इसके तरफ ध्यान देना है। जब आप लोग ऐसा मिक्स ईथर लेते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, तो जो लार्जर अल्काइल ग्रुप होता है, लार्जर अल्काइल ग्रुप ये बना देता है अल्कोहल, ये प्रोडक्ट बना देता है अल्कोहल और दूसरा बना देगा आयोडाइड, ठीक है। बट इफ कंडीशन अप्लाई, इफ टर्शरी अल्काइल ग्रुप अगर होगा, टर्शरी अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो इन दैट केस देन टर्शरी आयोडाइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, टर्शरी आयोडाइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। फर्क है, देखते हैं इसके एग्जांपल बनाते हैं। देखो मैंने कहा कि अगर मिक्स ईथर लेते हैं तो अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, प्राइमरी सेकेंडरी है तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में बड़ा वाला ग्रुप है उसे अल्कोहल बना दीजिए। तो बड़ा वाला ग्रुप कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, C2H5,
तो C2H5 का अल्कोहल OH एंड छोटा वाला क्या बन जाएगा, आयोडाइड। बट आपने ये भी कहा है कि दो में से एक अल्काइल ग्रुप अगर टर्शरी है, दो में से एक अल्काइल ग्रुप अगर टर्शरी है तो इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल आयोडाइड। देखो कैसे, अगर आप लोग कोई ऐसा ईथर लेते हैं, इस ईथर को देखिए, ये टर्शरी ग्रुप हो गया, मैं इस साइड में रख देता हूँ C2H5 ग्रुप एंड इसका रिएक्शन करता हूँ HI के साथ, कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड HI के साथ, तो क्या होगा, हमें दिखने में ये बड़ा दिखता है लेकिन ये कैसा ग्रुप है, टर्शरी। सो टर्शरी के लिए कंडीशन क्या है कि टर्शरी ग्रुप अगर है तो वो आयोडाइड बनाएगा। तो टर्शरी ग्रुप अगर आयोडाइड बनाएगा तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि आयोडाइड ऐसा बनेगा, दैट इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। एंड दूसरा क्या बना देगा फिर, अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को जब पढ़ेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है एंड टर्शरी कार्बोकैटायन अगर है तो उस पर I नेगेटिव काफ़ी अच्छे से अटैक करता है। अब चलो इसके मैकेनिज्म की तरफ ही चलते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करिएगा, क्योंकि जब इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन कैसी दी है, मतलब कौन से मीडियम में दी है, कोल्ड या हॉट कंडीशन में, एंड जो ईथर आपके सामने रखा है उस ईथर में अल्काइल ग्रुप कौन सा है, क्या वो प्राइमरी सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी है तो ज़्यादा नहीं सोचना है, जो बड़ा वाला होगा वो अल्कोहल बनाएगा, छोटा वाला क्या बनाएगा, आयोडाइड। मैकेनिज्म पे जाने से पहले हम लोग इसकी दूसरी रिएक्शन भी पढ़ते हैं, फिर मैकेनिज्म कंबाइन पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI। देखिए पहले तो कोल्ड कंडीशन में था, अब किस कंडीशन में आने वाला है, हॉट कंडीशन में। तो यहाँ पर भी पहले रिएक्शन पढ़ते ऑफ सिंपल ईथर्स, और सिंपल ईथर का एग्जांपल अगर देखें तो यू नो दैट सिंपल ईथर का एग्जांपल आप लोग कौन सा ले रहे हैं अभी, डाइथाइल ईथर, दिस इज डाइथाइल ईथर। एंड इफ इसे अगर आपने HI के साथ हीट करना चाहा तो इन हॉट कंडीशन ये आप लोगों को प्रोडक्ट जरा अलग तरीके से देता है। देखिए HI इसमें कैसे ऐड होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। IH एक मॉलिक्यूल, IH एक मॉलिक्यूल, मीन्स ये H2 अलग हो गया, C2H5I, C2H5I दो बार, दैट इज ट्वाइस ऑफ C2H5I, एंड यहाँ से रिलीज हो गया वाटर, दैट इज इथाइल आयोडाइड, इट इज कॉल्ड एज इथाइल आयोडाइड। बट इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ मिक्स्ड ईथर्स, अगर आप लोगों ने इसे मिक्स्ड ईथर के ऊपर अप्लाई किया तो मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल लेते हैं C2H5OCH3। देखिए इन दैट केस इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ HI इन हॉट कंडीशन, हॉट कंडीशन में हमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, भले ही उसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। हॉट कंडीशन में सिर्फ आयोडाइड बन रहा है, कोल्ड कंडीशन में बड़ा वाला अल्कोहल, छोटा वाला आयोडाइड बना रहा था, ये हम लोगों ने देखा। तो ड्यूरिंग दैट केस जरा ऐड करिए तो HI को, तो यहाँ पर एक आयोडाइड, यहाँ पर एक आयोडाइड एंड वाटर रिलीज होगा, तो यू विल गॉट C2H5I प्लस यू विल गेट CH3I एंड यहाँ से रिलीज हो गया H2O। तो हॉट कंडीशन में जो रिएक्शन है ये काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। अब हम लोग चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। देखो इसके मैकेनिज्म से क्लियर होता है कि क्यों टर्शरी ग्रुप रहने से आयोडाइड बना था। नो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो यू विल ऑब्जर्व कि इट इन्वॉल्व सर्टन स्टेप, एंड सर्टन स्टेप में पहली स्टेप जो होती है ये होती है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ईथर की अगर हम बात करें ROR डैश, ये है ईथर, एंड HX
HX को अगर देखें तो वो H पॉजिटिव एंड X निगेटिव ये प्रोड्यूस करता है, बराबर है। HX को देखो, HX क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या डिसोसिएट होके देगा, H पॉजिटिव एंड X निगेटिव। तो पहले प्रोटोनेशन होगा, क्यों होगा, किसका होगा, ऑक्सीजन को देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे हैं। तो ड्यूरिंग दैट केस अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन देख के इसे बुलाता है तो यू विल ऑब्जर्व कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोनियम आयन, दिस इज ऑक्सोनियम आयन। नाउ स्टेप नंबर 2, इसमें कंडीशन है, स्टेप नंबर 2 में कंडीशन क्या, कि इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी और secondary, then larger alkyl group will form alcohol। हमने ये पहले कहा था, अब साबित करके देते कि अगर कोई ग्रुप अल्काइल ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी है और उसमें से बड़ा वाला जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो ऑक्सोनियम आयन जो आप लोगों के सामने है, जरा इसके बारे में सोचिए, इसके ऊपर अगर X निगेटिव अटैक करता है, जस्ट इमेजिन कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रखने की कोशिश नहीं करेगा अपने आप को, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, RH एंड R-OH। तो इसका मतलब यहाँ पे R एंड R- के बारे में सोचिए, तो यू विल गेट के R- इज ग्रेटर देन R। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो अगर ये अल्कोहल निकालते हैं तो इसका मतलब R- बड़ा हो गया, एंड आपने अगर R- इधर लगाया होता तो यू विल ऑब्जर्व के R बड़ा होता। तो जो बड़ा रहेगा वो अल्कोहल बनाएगा, जो बड़ा रहेगा वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन, इफ one of the alkyl group is a tertiary, then tertiary iodide is formed or tertiary halide is formed, tertiary halide is obtained। ऐसा क्यों होगा, सोचिए। अगर हम लोग कहते हैं कि ये है ROR- एंड यहाँ पर है H, ये है ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। तो इन दैट केस अगर मैंने कहा कि R इज टर्शरी, R कैसा है, टर्शरी, तो इन दैट केस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इसके पास, ऑक्सीजन के पास, यहाँ से रिलीज क्या हो गया, R-OH, ठीक है, प्लस R-। हमने कहा कि ये टर्शरी है, मतलब ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो टर्शरी कार्बोकैटायन तो बहुत स्टेबल होता है, तो इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, X निगेटिव, ये आपको क्या देगा, RH। ये अल्काइल हलाइड तो बना, लेकिन ये कैसा है, टर्शरी अल्काइल हलाइड, ये रहेगा टर्शरी अल्काइल हलाइड। तो देखिए कंडीशन है, अगर अल्काइल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी है तो उसमें से बड़ा वाला अल्कोहल दे रहा है, छोटा वाला क्या दे रहा है, हलाइड। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो टर्शरी भले वो दिखने में बड़ा हो, वो क्या बना रहा है, हलाइड, और उसका जो करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप होगा दूसरा वाला, वो आप लोगों को देगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नाउ इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, तो स्टेप नंबर 3, एट अ हायर टेम्परेचर, एट अ हायर टेम्परेचर जो अल्कोहल बनेगा, जो भी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन को याद करिए, हाई टेम्परेचर पे हम लोगों ने पढ़ा कि एक ही प्रोडक्ट बनते हैं हलाइड्स, चाहे दो अलग अलग हो सकते हैं या फिर चाहे तो एक ही हलाइड के दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो जो अल्कोहल होता है, मान लीजिए कि हमने R-OH को अलग कर लिया, अल्कोहल यहाँ से कौन सा निकाल के रखा है, R-OH। तो हाई टेम्परेचर अगर है तो हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है कि इसका प्रोटोनेशन होगा। ये रिएक्शन याद करिए, मैकेनिज्म पढ़ा था अल्कोहल के लेसन में। ड्यूरिंग दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ये X निगेटिव है, एंड ये जो ऑक्सोनियम आयन देता है
ऑक्सोनियम आयन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को तो रखना पसंद नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचते समय ये एक्स निगेटिव अटैक किसके ऊपर कर देगा, आर के ऊपर। एंड देयरफॉर हायर टेम्परेचर पे आपके पास एक ही प्रोडक्ट आता है और वो कौन सा आता है, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हलाइड। तो आप लोगों को जरा सोचना है कि किस तरीके से ये रिएक्शन हुई। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूँ कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाइए। मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ CH3 CH3O C2H5 प्लस HBr। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट भी करिए, इसे कंप्लीट भी करिए और साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म भी बनाइए। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, सोचिए अगर मेरे पास कभी ऐसा ईथर होता तो मैं इसका रिएक्शन करता हूँ HI के साथ एट हॉट कंडीशन, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये ईथर की बहुत ही बढ़िया केमिकल रिएक्शन है जिसके ऊपर एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलता है कि बताइए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि अल्काइल हलाइड कैसे होगा। देन हम लोग चलते हैं ईथर की दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज एलिफेटिक ईथर्स में अगर देखें तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो एलिफेटिक ईथर के लिए, दैट इज हाइड्रोलिसिस। नंबर 7 है शायद, हाइड्रोलिसिस। यू कैन से एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में भी आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहली रिएक्शन अप्लाई करते हैं ऑन सिंपल ईथर्स। सिंपल ईथर का एग्जांपल हम लोग कौन सा लेते आ रहे हैं, तो C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर। एंड इसका हाइड्रोलिसिस अगर करते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब इस रिएक्शन में ऐड क्या करेंगे, वाटर, हाँ, लेकिन किसके सामने, डाइल्यूट H2SO4 के सामने एट हाई टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं होती, सिर्फ हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। तो वाटर कैसे ऐड होता है, सोचिए जरा, वाटर ऐड करना है तो मैं यहाँ पर अगर H को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे ऐड कौन हो जाएगा, OH। अब प्रोडक्ट क्या है, C2H5OH C2H5OH। यू विल ऑब्जर्व कि प्रोडक्ट मिला ट्वाइस ऑफ C2H5OH, दैट इज नथिंग बट द इथेनॉल। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने मिक्स ईथर लिया तो ऑब्वियसली जो आपके दिमाग में आंसर चल रहा है वही आएगा, दो अलग अलग अल्कोहल आएंगे। देखो अगर हमने यही रिएक्शन मिक्स्ड ईथर के ऊपर अप्लाई कर दिया तो C2H5OCH3 इथाइल मिथाइल ईथर है। अब इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करा है बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन वाटर को ऐड करिए, चलो ऐसे ऐड कर दो, तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ इथेनॉल, दैट इज C2H5OH एंड अनदर मोल ऑफ CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। तो ये है हाइड्रोलिसिस। है डिफरेंस, सिंपल ईथर अगर है तो एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा एंड अगर मिक्स है तो दो मिलेंगे। गाइस अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शंस आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसका मतलब ये कि इसे आप लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, एरोमेटिक ईथर के ऊपर, ठीक है। तो एरोमेटिक ईथर क्या होता है जरा उसे देखिए और इफेक्ट कैसा मिलेगा। ये है रिंग और एरोमेटिक ईथर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए। तो रिंग के ऊपर लगा हुआ है अल्कोक्सी ग्रुप। अब रिंग के ऊपर अगर अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो अल्कोक्सी ग्रुप किस कैटेगरी में जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग डोनेटिंग। मैंने आपको जीओसी में एक शॉर्टकट ट्रिक दिया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है
या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो वो ट्रिक आपके पास है, संभाल के रखिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? रिंग एक्टिवेटर, रिंग को एक्टिवेट कराता है। और रिंग एक्टिवेट होने के बाद कहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कराएंगे तो ये विल ऑब्जर्व कि दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक क्या मिलेगा? पैरा सब्स्टिट्यूटेड। कैसे? देखो, ये आपको पॉजिटिव रेजोनेंस दे रहा है ये पॉजिटिव रेजोनेंस। तो ड्यूरिंग दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ऑर्थो पोजिशन, then this negative charge is get transferred through the resonance to the para position in this manner होगा। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड दिस विल बी द 3। तो ये नेगेटिव चार्ज जब डिस्पर्स होगा दो कार्बन के बीच में तो यू विल अगेन ऑब्जर्व कि जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा वापस ऑर्थो पोजीशन पे, ये रेजोनेटिंग नंबर 4th स्ट्रक्चर। एंड एक स्टेप अगर फिर से सामने जाए तो यू विल ऑब्जर्व कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने जगह पे चले जाएंगे एंड हमें जो स्ट्रक्चर अब दिखेगा वो दिखेगा पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपोजिट स्ट्रक्चर। देखिए, अब देखो, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो रिंग कहाँ पे एक्टिवेट होगी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एंड यू शुड नो दैट कि जनरली पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा स्टेबल मिलते हैं। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स दिखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन में हम लोग कैरी आउट करते हैं इसका ब्रोमिनेशन। हैलोजिनेशन में हम लोग कैरी आउट क्या करेंगे? इसका ब्रोमिनेशन। तो एरोमेटिक ईथर का एग्जांपल मोस्ट कॉमन हम लोग लेते हैं ये, दैट इज मिथॉक्सीबेंजीन, मतलब कॉमनली कॉल्ड एज एनिजोल। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? एनिजोल। एंड जब इसका ब्रोमिनेशन आप कैरी आउट करते हो इन इनर्ट मीडियम लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, समटाइम एसिटिक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड। तो ड्यूरिंग दैट केस इसके नेचर के हिसाब से ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाइए। तो ऑर्थो पोजीशन से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा Br, यू विल कॉल्ड इट एज 2-ब्रोमोएनिजोल या फिर कॉमनली ऑर्थोब्रोमोएनिजोल, 2-ब्रोमोएनिजोल। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा जिससे आप लोग कहेंगे 4-ब्रोमो और पैरा-ब्रोमोएनिजोल, पैरा-ब्रोमोएनिजोल। एंड यहाँ से कौन चला गया? HBr, क्योंकि यहाँ से कौन चले गए? हाइड्रोजन चले गए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने यही पढ़ा था कि बेंजीन के रिंग का हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। इसमें हम लोग नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं। सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन का मीनिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा है? सर, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, यस। एंड नाइट्रेशन कैसे कैरी आउट करते हैं? तो बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर आप लोगों ने एनिजोल का नाइट्रेशन कैरी आउट करना चाहा तो एनिजोल का नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, मैंने ऐसे लिखा HONO2, एंड वी नो दैट इट शुड बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसके मिक्सचर को ही आप लोग कहते हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो OH के साथ कंबाइन कर दो, NO2 आएगा। तो आपके पास एक जो प्रोडक्ट आ रहा है ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, यू कैन से ऑर्थोनाइट्रो और 2-नाइट्रोएनिजोल। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होगा? दैट इज नथिंग बट द 4-नाइट्रोएनिजोल और पैरानाइट्रोएनिजोल, राइट। एंड यहाँ से रिलीज कौन हो गया? H2O। इसमें एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। एंड फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन की बात करें
तो वी नो दैट इससे हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं, एक फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन पहले पढ़ते हैं। अल्काइलेशन में भी आप लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, मिथाइलेशन, एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिथिलेटिंग एजेंट इज व्हाट, तो मिथाइल आयोडाइड। दिस इज मिथाइल आयोडाइड एंड दिस इज योर एनिजॉल। जब ये रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो वी नो दैट वी हैव टू यूज अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, कोई भी लेविस एसिड यूज किया जा सकता है। एंड ड्यूरिंग दैट केस यू विल ऑब्जर्व व्हाट, सच काइंड ऑफ द कंपाउंड, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है वो रहेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड, वो दिखेगा कुछ ऐसा, एंड यहाँ से रिलीज हो गया HI। दिस इज व्हाट, मिथॉक्सीटोलिन, CH3 ग्रुप लगा है रिंग के ऊपर तो ये टोलिन होगा। अगर एनिजॉल के साथ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल एनिजॉल, एंड ये क्या बनेगा, 4 मिथाइल एनिजॉल। एंड एक और फ्रीडल-क्राफ्ट्स की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलेशन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आखिरी वाली रिएक्शन जो कि एक बार पढ़ चुके हैं एलिफेटिक ईथर में, अब पढ़ते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलेशन। एसिटिलेशन मीन्स व्हाट, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय एसिटिल ग्रुप। एसिटिलेटिंग एजेंट, मोस्ट कॉमन एसिटिलेटिंग एजेंट आप लोग कौन सा यूज करते हो, तो मोस्ट कॉमन एसिटिलेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं ये, जिसका नाम आप लोग देते हो एसिटिल क्लोराइड, राइट, एसिटिल क्लोराइड, या फिर IUPAC के हिसाब से क्या होता है, इथेनॉइल क्लोराइड। एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ये देखो HCl निकलेगा, उसकी जगह पे एसिटिल ग्रुप लगाओ तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने एक प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा। नाउ रिंग के ऊपर जब बस COCH3 आता है, इस रिएक्शन से बाहर HCl चला गया, ठीक है, ये लीजिए बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो रिंग के ऊपर जब COCH3 आता है तो उसे आप एसिटोफिनॉन कहते हैं, जो कि पिस्ते के अंदर होता है। एंड पेरेंट हो गया इसका एसिटोफिनॉन, क्योंकि ये कीटोन है, ये ईथर है, तो पेरेंट कीटोन हो गया, तो ये हो गया मिथॉक्सी ग्रुप, दैट इज 4 मिथॉक्सी, और यू कैन से पैरामिथॉक्सी, और ये कंपाउंड क्या है, एसिटोफिनॉन। तो दिस इज कॉल्ड एज 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। एंड पहले प्रोडक्ट को क्या कहोगे फिर, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। इसमें एक स्पेशल रिएक्शन जो पहले पढ़ी है, दैट इज रिएक्शन विथ HI, जो एलिफेटिक ईथर के ऊपर हमने पढ़ी ना आज, वो एरोमेटिक ईथर के ऊपर भी लागू होता है। एंड जब एनिजॉल के ऊपर आप लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हो विथ HI का, चाहे कोल्ड में करिए या हॉट में करिए, तो इन दैट केस आप लोगों को एक ही प्रोडक्ट मिलता है, मेजर प्रोडक्ट नहीं, ये एक प्रोडक्ट मिलता है फिनॉल, एंड एक प्रोडक्ट मिलेगा मिथाइल आयोडाइड। सो गाइस, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द ईथर। इसी के साथ हमारा ईथर, फिनॉल एंड अल्कोहल वाला लेसन भी एंड होता है।